कल सुबह जब संसद खुलेगी, बातें होंगी, भाषण होंगे, आरोप लगेंगे, प्रत्यारोप होंगे, पर आखिर में देर शाम वो वक्त भी आएगा जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। लेकिन उससे पहले मोदी जी विपक्ष को चुन चुन कर धोएंगे। अब बड़ा सवाल यह कि ये जानते हुए भी कि विपक्ष के पास पर्याप्त नंबर नहीं है और मोदी सरकार के पास वो आंकड़ा है, फिर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। लेकिन सोनिया गांधी ने यह कहकर सनसनी जरूर फैला दी कि किसने कहा है कि उनके पास नंबर नहीं है। तो कल रिलीज होने वाली है ब्लॉकबस्टर फ्राइडे धड़क। जी हाँ, ये धड़क वो नहीं जो श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी की पहली मूवी है, लेकिन ये धड़क वो है जो देश में सांसदों की धड़कन को बढ़ा देगी और राजनीतिक गहमा गहमी पैदा करेगी। और आज इसी पर होगी प्योर पॉलिटिक्स और देश की बात। विपक्ष में नो कॉन्फिडेंस। विपक्ष के पास भले ही नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी वो मोदी सरकार के खिलाफ किस्मत आजमा रहा है। वैसे तो विपक्ष के पास एनडीए सरकार के मुकाबले आधे सांसद भी नहीं है, लेकिन फिर भी उससे करिश्मे की उम्मीद है। कल शुक्रवार का दिन सियासत का ब्लॉकबस्टर दिन है। कल मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी और इसके लिए हो रही है तिकड़म और आंकड़ेबाजी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब सोनिया गांधी ने कहा कि कौन कहता है कि विपक्ष के पास नंबर नहीं है। सोनिया जी की गणित कमजोर है। वो आंकड़ा नहीं लगा पाती। यानी 96 में 96 में भी ऐसे आंकड़ा लगाए थे। बाद में क्या हो गया वो दुनिया के सामने है। इस बार भी गणित कमजोर होने के कारण फिर से आंकड़ा सही नहीं निकल रहा है। इस तरह से जिस संसद में देश के भले का काम होना चाहिए, उसमें सियासत चल रही है और शायद बीजेपी चाहती है कि क्यों ना इस बहाने सरकार की कामयाबियां ही गिना दी जाएं और इस बहाने विपक्षी एकता की पोल खुलेगी सो अलग। इस मॉनसून सत्र में करीब 58 बिल पेश होने हैं, पर नो कॉन्फिडेंस के नतीजे से संसद में थोड़ी शांति जरूर होगी। कल इस पर चर्चा होगी। कल देखिए, प्रतीक्षा करिए भूकंप की। अगर अमित शाह जी और मोदी जी अपने गणित को लेकर इतने संतुष्ट हैं, तो वो आज सुबह से साष्टांग उद्धव ठाकरे जी के सामने क्यों लेटे हुए हैं? मैं बिल्कुल अपनी पार्टी के साथ हूं। जब मैं कह रहा हूं अपनी पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी। सबसे दिलचस्प ये है कि जब अंगगणित पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में है, तब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाकर क्या हासिल करना चाहता है। इस प्रस्ताव से फायदा किसे मिलेगा, सरकार को या विपक्ष को? इसलिए ये है देश का सबसे बड़ा मुद्दा और आज देश की बात में बात होगी संसद के इसी सियासी संग्राम की, विपक्ष का नो कॉन्फिडेंस। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कल राजनीति की पिच पर खेला जाएगा एक 2020 मैच, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर धुआंधार बैटिंग करने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे के विकेट उखाड़ने की भी। बड़ा सवाल है कि जीतेगा कौन। इस वक्त अभी तक जो आंकड़े हैं वो शायद सत्ता पक्ष की ओर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने हार नहीं मानी है। जिस तरह से नेताओं, दोनों ही तरफ के नेताओं के बयान आ रहे हैं, अभी तक कमर कस कर बैठे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो डेवलपमेंट हुए हैं वो वाकई में बेहद तेजी से घूमे। जो 10 दिनों का वक्त चाहिए था विपक्ष को इस बात पर चर्चा करने के लिए, उस पर एक बार तो भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी कि नहीं, इस पर जो कुछ फैसला होना है शुक्रवार को ही हो जाए। तो यानी कि कल का दिन वो बड़ा अहम दिन होगा जब दिन भर सरकार पर आरोप लगाए जाएंगे और बाद में प्रधानमंत्री मोदी खुद इन तमाम आरोपों का जवाब देंगे। और एक और बेहतरीन बात हुई है, या यूं कहें कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, वो ये कि हर पक्ष
कितनी देर बोलेगा, इस पर भी फैसला हो चुका है। यानी कि जितने आपके सांसद हैं उसके हिसाब से आपको समय दिया जाएगा। मसलन भारतीय जनता पार्टी के लिए 3 घंटे 33 मिनट का समय निर्धारित हुआ है, कांग्रेस 38 मिनट बोलेगी, अन्ना AIADMK का 29 मिनट का समय है, TMC 27 मिनट, और इसी तरह से हर एक पार्टी के वक्ताओं के लिए समय है। हमारे पास समय है अगले 1 घंटे का, जिस पर हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वक्ताओं और प्रवक्ताओं का पूरा पैनल कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। आइए सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं उनसे। वैसे आप जानते पहचानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार, जफर इस्लाम साहब हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, एयर इंडिया में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, डॉयश बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। स्वागत है सर आपका। अभय दुबे साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भी वो रह चुके हैं और जाने माने प्रखर वक्ता भी हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ पप्पू यादव साहब कार्यक्रम में शामिल होंगे और वो बिहार के मधेपुरा से सांसद हैं और करीब 2 दशक से वो संसद के सदस्य हैं और 2015 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिल चुका है और सामाजिक कार्यों में वो हमेशा आगे रहते हैं। वो कुछ ही देर में हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। राजीव रंजन साहब हमारे साथ, JDU के प्रवक्ता हैं, सोशल वर्क में वो MA कर चुके हैं, सामाजिक मुद्दों पर काफ़ी कुछ लिखते हैं, शिक्षा क्षेत्र में अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ते हैं और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के चेयरमैन भी वो हैं। राजीव राय साहब हैं जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे हमारी आज की चर्चा में। समाजवादी पार्टी के वो राष्ट्रीय सचिव हैं, वाराणसी के UP कॉलेज से ग्रेजुएट वो रह चुके हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद सक्रिय हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से चिंटू शेख, वो शिवसेना के नेता हैं और शिवसेना के महाराष्ट्र वाहतुक सेना के उपाध्यक्ष वो रह चुके हैं, शिवसेना व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी है और MNS में भी पहले काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियां वो संभाल चुके हैं। राहुल देव साहब हमारे साथ है कार्यक्रम में और वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सम्यक फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, कई बड़े चैनल्स और अखबारों में काम करने का उन्हें अनुभव है और ख़ास बात यह कि हमारी मातृभाषा हिंदी के वे बहुत बड़े पक्षधर हैं। आप सबका स्वागत है। शुरुआत करें उससे पहले शायद राजीव रंजन साहब, उनके साथ मैं पहले शो कर चुका हूं और अभय दुबे साहब के साथ भी कर चुका हूं, लेकिन बाकी आप सब लोगों के साथ पहली बार शो करने का काम पड़ रहा है। तो मैं आपको थोड़े से नियम बता दूं इस शो के। हम पहले आपसे 3 सवाल पूछेंगे और ये 3 सवाल रैपिड फायर राउंड है। इन सवालों के जवाब आपको हाँ या ना में देना है और अगर आपको लगता है जी नहीं, हाँ या ना में इसका जवाब नहीं हो सकता, तो आप नो कमेंट्स भी कह सकते हैं। और उसके बाद जब हम चर्चा के लिए करेंगे तो बाद में बातचीत इन पर आगे करेंगे, लेकिन एक बार इन 3 सवालों का जवाब हाँ या ना में होना चाहिए। उसके बाद हम कार्यक्रम को चर्चा के लिए खोलेंगे और कार्यक्रम के अंत में हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो बहस हम करते हैं, और उसके साथ ही हम हर रोज़ 2 अवार्ड देते हैं हमारे शो में। एक होता है मैन ऑफ द मैच और दूसरा डायलॉग ऑफ द डे का, जो हम कार्यक्रम के अंत में इसकी घोषणा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के रैपिड फायर राउंड की। और पहला सवाल ये कि क्या अविश्वास प्रस्ताव से मोदी सरकार गिरने का खतरा है? जी हाँ, सवाल आपके सामने रख दूँ। इस सवाल का जवाब कृपया करके आप हाँ या ना में दें। अगर आपका कोई तीसरा आंसर है तो उसे आप रख सकते हैं, जिसे हम आगे चर्चा में विस्तार से बात करेंगे। क्या अविश्वास प्रस्ताव से मोदी सरकार के गिरने का खतरा है? जफर इस्लाम साहब, हाँ या ना? नहीं। अभय दुबे साहब? हाँ, विश्वसनीयता जी कम हो जाएगी मोदी। हाँ। राजीव रंजन साहब? नहीं। नहीं। राजीव राय साहब, आपका क्या मानना है? नैतिक रूप से गिर जाएगी। ओके। चिंटू शेख साहब, आपका क्या मानना है? नहीं। नहीं। जी। राहुल देव सर? नहीं गिरेगी। जी। राहुल देव साहब? नहीं। अच्छा, आपका जवाब भी नहीं में। जी। आइए दूसरा सवाल आपके सामने रखूं। क्या सदन में कांग्रेस मोदी सरकार को मुद्दों पर घेर पाएगी? क्या कांग्रेस सरकार को तमाम मुद्दों पर घेर पाएगी? जफर इस्लाम साहब, आपका जवाब दीजिए मुझे, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। नहीं। अभय दुबे साहब, आपका जवाब तो हाँ ही होगा। जी जी बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। राजीव रंजन साहब? नहीं। नहीं। राजीव राय साहब, आपका क्या मानना है?
घेर लेंगे। घेर लेंगे। ओके, हाँ में जवाब है। चिंटू शेख साहब? हाँ, मुझे लगता है घेर पाएंगे। ओके, अरे वाह, इंटरेस्टिंग। ओके, और राहुल देव साहब? सवाल थोड़ा आपत्तिजनक है, लेकिन आपने चूंकि हाँ नाम में जवाब पूछा है इसलिए नहीं। कोई बात नहीं, नहीं है, ठीक बात है। और वैसे मैं आपको बताऊं राहुल देव सर कि चाहे तो इसका जवाब आप नो कमेंट्स में भी दे सकते थे, कोई बात नहीं। कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके शायद हाँ या ना में जवाब ना हो। आखिरी सवाल गलत है। आखिरी सवाल, क्या अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होने से कांग्रेस खुद फंस गई है? और क्या अविश्वास प्रस्ताव पे जल्दी से वोटिंग के फैसले पर कांग्रेस खुद फंस गई है? जफर इस्लाम साहब? पूरे तौर से फंस गई है कांग्रेस। अभय दुबे साहब? एक्सपोज हो जाएगी कल। अभय दुबे साहब? नहीं फंसी और एक्सपोज कर देंगे। ठीक बात है। पप्पू यादव साहब? सच बोलो दुबे जी। माफ कीजिएगा, राजीव रंजन साहब, माफ कीजिएगा, राजीव रंजन साहब? नहीं। ओके, नहीं, सॉरी, हाँ है। नहीं, हाँ। एक मिनट में सवाल वापस रखूं। क्या अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होने से कांग्रेस खुद फंस गई है? आपका जवाब हाँ है, राइट? जी, ठीक बात है। ओके, राजीव राय साहब, आपका क्या मानना है? नहीं। चिंटू शेख साहब? मुझे नहीं लगता है। नहीं। ओके, राहुल देव साहब? कैसे फंसी? संविधान अधिकार है उनका, संविधान। ठीक बात है। राहुल देव साहब? नहीं फंसी है। नहीं फंसी, ठीक है, परफेक्ट। ओके, तो चलिए, ये तो हो गया आज के सवाल। थोड़ी देर में पप्पू यादव साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो उनसे हम रैपिड फायर में क्वेश्चन नहीं पूछ पाए। लेकिन एक आखिरी सवाल है, वो आप सब नेताओं के लिए नहीं है, वो देश की जनता के लिए है। और देश की जनता के लिए आज का कड़क सवाल, क्या अविश्वास प्रस्ताव लाना संसद और देश के समय की बर्बादी है? क्या अविश्वास प्रस्ताव लाना संसद और देश की समय की बर्बादी है? इस सवाल का जवाब आप हमें दो जरिए से दे सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, जी बिजनेस ऑनलाइन, इस पर आप हमें वोट करें। और दूसरा तरीका है, हमारे ट्विटर हैंडल पर जाएं @जी-business, और यहाँ पर आप हमें दे सकते हैं वोट और रख सकते हैं अपनी राय। आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। और चर्चा की शुरुआत एक न्यूट्रल राय के साथ की जाए। राहुल देव साहब, आपसे करता हूं शुरुआत और उसके बाद राजनीतिक दलों की तरफ रुख करूंगा। क्या वाकई में इस वक्त देश में ऐसे हालात हैं कि विपक्ष को सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़े? देखिए, इस पर हर विपक्षी दल की अलग एक दृष्टि होती है। कोई तो उनके इस फैसले पर और उनके इस परसेप्शन पर, उनकी इस समझ पर आप उंगली नहीं उठा सकते। आप अगर वैसे देखें तो कोई देश में कानून व्यवस्था ध्वस्त नहीं हो गई है, ना कानून का शासन ध्वस्त हो गया है, कोई बड़ा उपद्रव या कोई ऐसे आपको घटनाएं आपको नहीं मिलेंगी जिससे सरकार के क्षमता पर और उसके वो सक्षम है कि नहीं, इस पर सवाल खड़ा करने की जरूरत पड़े। लेकिन ये राजनीति का एक, संसदीय राजनीति का एक बड़ा अहम औजार है जिसका इस्तेमाल समय समय पर हुआ है, 26 बार हो चुका है इतिहास में। तो वो उसको उसी रूप में देखना चाहिए। ये कोई देश आपको एक आम नागरिक के तौर पर, क्योंकि आप किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं, मैं एक आम नागरिक के तौर पर आपसे एक राय लेना चाहता हूं कि विपक्ष का तो हक है और वो करना भी चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। एक आम नागरिक के तौर पर आप क्या देखते हैं, क्या वाकई में इस वक्त जरूरत थी? नहीं, मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से, एक पत्रकार के हिसाब से या नागरिक के दृष्टि से, ऐसी कोई अभी देश में स्थिति नहीं है कि इस सरकार पर अविश्वास या विश्वास का प्रश्न हमारे सामने आके खड़ा हो। ठीक बात है। तो अभय दुबे साहब, अब आपको डिफेंड करना है कि फिर ऐसी क्या एक या दो बड़ी वजह, वैसे तो आपकी लंबी लिस्ट होगी और उस पर कल दिन भर संसद में बहस चलेगी भी, लेकिन एक या दो बड़े कारण वो मैं आपसे जानना चाहता हूं जिसकी वजह से आपको 4 साल बाद इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। सर देखिए अनिल जी, पहले तो ये बात देश के सामने साफ होनी चाहिए कि भारत के संविधान में किसी आर्टिकल में स्पेसिफिक प्रोविजन अविश्वास का नहीं है। अगर आर्टिकल 75(3) में है कि सामूहिक जवाबदेही मंत्रिमंडल की होती है और उसका विश्वास होना चाहिए सदन में।
अब रूल 198 के तहत जब हम ये लेकर आते हैं तो क्यों संविधान के निर्माताओं ने 50 सांसदों की सहमति रखी? नहीं तो वो कहते कि अगर अधिसंख्य सांसद सहमत होंगे तो ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक बात है। बीते 4 साल में देश के विश्वास में विष का वास घोल दिया है मोदी जी की सरकार ने। उम्मीदें उन्माद में बदल गई, आशाएं अतिवाद में बदल गया। अपेक्षाओं के वास्तविकता के धरातल को अगर आप देखेंगे तो वो अवसाद में तब्दील हो गया है। मैं ये क्यों कहता हूं? मैं पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी 4 सालों तक मोनोलॉग करते रहे। कल ये पहला अवसर होगा जब जवाबदेही तय होगी, क्योंकि इस रूल में प्रोविजन है कि हर एक प्रश्न का जवाब सम्मुख खड़े होकर प्रधानमंत्री जी को देना होता है। मैं नहीं जानता कल पूरे समय सदन में मौजूद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मगर कल इस बात का जवाब प्रधानमंत्री जी को देना होगा कि 10 लाख करोड़ रुपए का नॉन परफॉर्मिंग असेट कैसे हो गया प्रधानमंत्री जी। चूंकि एक बिजनेस चैनल है तो इस इकोनॉमी के 4 पहिए हैं गाड़ी के, एक है प्राइवेट कंजम्पशन, एक है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एक है एक्सपोर्ट और एक है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और विश्वास मानिए, आप अर्थशास्त्री हैं बड़े, 3 पहिए पंचर है इस देश की अर्थव्यवस्था के, उसका जवाब देना होगा। 10 लाख करोड़ रुपए नागरिकों से कर के रूप में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर वसूल किए। खरीफ की फसलों के एमएसपी पर प्रधानमंत्री जी ने कम दाम कर दिए इनपुट कॉस्ट। वो बताते हैं 1150 रुपए और उनका खुद का सीएसीपी कहता है 1560 रुपए चावल की इनपुट कॉस्ट आती है। तो एक कृत्रिम रूप से इनपुट कॉस्ट कम कर दी। और तो स्वामीनाथन कमीशन आप जो 2 बड़े कारण कह रहे हैं दुबे साहब, आप जो 2 दुबे साहब जो 2 बड़े कारण आप बता रहे हैं, पहला देश के हालात और दूसरा इकोनॉमी के हालात। देखिए तो मैं एक बड़ा अनिल जी 10 सेकंड दीजिए। कल सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत बड़ी बात की है जी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देश का हाल ये हो गया है कि सड़कों पर आप ट्रायल कर रहे हैं और सड़कों पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं लोगों को, मुकदमा चलाकर एक पैरेलल सड़कों पर रोड आ गई है इस प्रजातंत्री व्यवस्था में। इससे ज्यादा शर्मनाक बात होगी जो सड़कों पर लाकर भीड़ लोगों को मार रही है, और ये इसलिए कि वो अपनी जवाबदेही से सरकार इन सब कारणों से बच सके, इसलिए महिमा मंडित कर रही है भीड़ तंत्र को मालाएं पहना करके। ठीक बात है। चलिए तो आपके सवालों का जवाब ले लिया जाए जफर इस्लाम साहब से। जफर इस्लाम साहब, 2 बड़ी बातें कही हैं अभय दुबे साहब ने। एक तो यह कि देश में बड़ा डर है, अव्यवस्था का माहौल है, और दूसरा उनका यह मानना है कि इकोनॉमी के हालात बेहद खराब हैं। आप अपनी सरकार को किस तरह से डिफेंड करेंगे इन 2 मुद्दों पर, यह बताएं सर। देखिए अनिल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। देखिए आपके चैनल में पहले आपके इस चैनल पे बहुत बार आया हूं, लेकिन आपके साथ पहली बार आ रहा हूं, उसके लिए कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूं। आज बहुत दिन बाद हमने समय यहाँ पर लिया, लेकिन आप बधाई के पात्र हैं। आपने चैनल ज्वाइन किया और आज आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद भी कहता हूं। शुक्रिया सर। दूसरी बात, जहां तक अभय दुबे जी ने सवाल उठाया और जो लोग सवाल उठा रहे हैं, अपोजिशन पार्टीज उठा रही है कि क्या ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की जरूरत थी। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन में हम इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, इसलिए कि हमारा लेखा जोखा जो हम लोगों के बाहर हर साल अपने काम का ब्यौरा देने के लिए लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को तक लेके जाते हैं कि हमने क्या काम किया, उसका लेखा जोखा देश की जनता के तक जाने चाहिए। पार्लियामेंट के फ्लोर पे हम बार बार कहते हैं, हम इंकरेज करते हैं अपोजिशन पार्टीज को कि डिबेट करना चाहिए, मुद्दे पे डिबेट करना चाहिए, लेकिन ये डिस्टर्ब करते हैं, डिबेट नहीं करते, डिस्टर्ब करते हैं। और अब मुझे इस बात की खुशी है कि हम तो देश की जनता तक अपने जो कार्यकाल में जो 4.5 साल के जो कुछ अचीवमेंट है, जो कुछ डिलीवर किया, उस देश की जनता तक पहुंचाया है। लेकिन फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट से हमें मौका मिला है कि हम हर बात को कन्वे करेंगे और इनको फोर्स कर ये इनको मजबूरी होगी कि उनको सुनना पड़ेगा हर सवालों का जवाब। 3.5 घंटे तक जो हमें बोलने का मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, उनको सुनना पड़ेगा। वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते जैसे वो पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए कि ये मोशन उन्होंने मूव किया है। तो मुझे देखिए, नंबर हमारे साथ है, हमें उस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि हमें हमारे नंबर हमारे अगेंस्ट में है, लेकिन हम इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं कि जो लोग भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं देश की जनता को, जो ऐसी सिचुएशन, जैसे आप इंडिपेंडेंट पत्रकार जी से पूछा आपने और उन्होंने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं सोचता हूं कि जो कि डिबेट पार्लियामेंट में नहीं हो पा रहा था, ये मौका अच्छा मिला है। हमने जो अचीवमेंट किया है, इनकी सारी जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। देश की जनता तक अपनी बात को फैला पाएंगे और
इनके ये जो कांग्रेस जो गलत भ्रमित करने की कोशिश करी, वो मुंह के बल देश की जनता ने बार बार उनको नीचा दिखाया, एक बार फिर से मौका मिलेगा उनको नीचा दिखा। तो राजीव राय साहब से एक राय ले लूं इस पर। राजीव राय साहब, क्या वजह कि आपको लगता है कि आपको इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए? ऐसी वजह वैसे तो मतलब काफी लंबी फहरिस्त होगी आपकी, लेकिन मैं कोई एक या दो बड़ी वजह जानना चाहता हूं जिसकी वजह से आपको लगता है नहीं ये ठीक है। आपने सही कहा अनिल जी, पूरा टाइम खत्म हो जाएगा अगर वजह गिनाने लगेंगे, तो मैं मोटे मोटे शब्दों में जी जानना चाहूंगा कि राष्ट्र के सरकार की, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स क्या होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और लोगों में अपराध, भ्रष्टाचार, रोजगार, विकास, यही होते हैं ना। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में आपने कहा था एक के बदले 10 सर लाएंगे, आप बिरयानी खाने लगे, केक काटने लगे, देश स्तब्ध रह गया। उन विधवाओं की औरतें, पत्नियां और माँ आज भी रो रही हैं। चाइना के साथ आप झूला झुलाने लगे। मालदीव जैसा छोटा सा देश आपको आंखें दिखाने लगा। एक पड़ोसी का नाम बताइए जिससे आपके रिश्ते सुधरे हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप फेल हो गए, सिवाय प्रोपेगेंडा के कि हायर करके ढोल बजाने वाले को ले जाइए। मैंने पहले भी चैनलों पर उठाया था, जो लोग यहाँ से विदेश जाते हैं, मोदी के ढोल और ड्रम बजाते हैं, उनके इनकम टैक्स के रिटर्न चेक कर ली जाए। अगर वो स्पॉन्सर्ड नहीं है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दूसरी बात, आप ये बोलना चाहते हैं 5 साल में कि हम, मेरा भाषण ही मेरा शासन है और भीड़ तंत्र ही शासन प्रशासन है, तो देश बोल रहा है कि ये आपका कुशासन है और इससे देश को बचाना होगा। ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट को बार बार एहसास दिलाना पड़े केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारियों को नागरिकों की सुरक्षा के लिए, तो ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। हम आखिरी सवाल उनसे पूछेंगे कल लोकसभा में, समय कम है इसलिए सारी पार्टियां मिलकर पूछेगी। 2014 के पहले के मोदी जी और उसी सदन में आदरणीय सुषमा स्वराज जी, जिनका हम बहुत आदर करते हैं, माननीय अध्यक्ष जी, जैसे जैसे डॉलर के हिसाब से रुपए की कीमत नीचे गिरती है, देश का सम्मान नीचे गिरता जाता है। मोदी जी का भाषण पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर, आपने बोला था 100 दिन में काला धन लाएंगे। देश देख रहा है, इंतजार कर रहा है। आप एक वजह बता दीजिए जो आपने वादे किए थे उस पर खरे उतरे, तो देश उसका आपके ऊपर भरोसा करे, देश आपके ऊपर विश्वास करे। विश्वास का कोई वजह नहीं, अविश्वास के सारे वजह है। चलिए राजीव रंजन साहब से राय ली जाए। राजीव रंजन साहब, क्या इस वक्त जब चुनाव में वक्त कम बचा है, संख्या पर्याप्त नहीं है, क्या यह कहना ठीक है कि एक चांस ले रहा है विपक्ष कि चलिए एक अविश्वास प्रस्ताव लाकर देखते हैं, या वाकई में इसमें कोई सीरियस राजनीति हो रही है जो हमें दिख नहीं रही? देखिए, सबसे पहले तो ये एक अपोजिशन की जो रणनीतिक भूल हम कह सकते हैं वो सामने आ गई है। टाइमिंग को लेकर के भी हम ये कह सकते हैं कि मॉब लिंचिंग का मामला हो, पेट्रोलियम प्राइसेस को लेकर के जो एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते थे, वो जिस तरह से किसानों के सवाल पर मंदसौर और देश के कई हिस्सों में जिस तरह की हिंसा हुई, जिस तरह की आत्महत्याएं हुई, वो एक बड़ा सवाल हो सकता था कांग्रेस के सामने। जिस तरह से आप एक्सटर्नल अफेयर्स और डिप्लोमेसी के सवाल पर भारत को लेकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इन तमाम सवालों के लिए आपको चुनावी वर्ष तक की प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी और खुद आप साहस नहीं जुटा पाए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आने के लिए? एक ऐसे मुद्दे के साथ आप खड़े दिख रहे हैं जिसके सवाल पर आप खुद दुविधाग्रस्त रहे हैं, और बिहार जैसे राज्य आपके इंटरनल कॉलोनी के तौर पर 70 वर्ष तक एक अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करता रहा, और बिहार जैसे राज्य को जिस तरह से विशेष राज्य के दर्जा के लिए आपके शासन के पिछले 10 वर्षों में हमारे लगातार कोशिशों के बावजूद आपने एक नकारात्मक राजनीति के जरिए उसको डिस्करेज करने का काम किया। जहाँ तक आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे, अभी मैं सुन रहा था राजीव राय जी को, लेकिन सीपेक कॉरिडोर और ओबोर के जरिए जो चीन और पाकिस्तान की युगलबंदी थी भारत को घेरने की, वो भारतीय डिप्लोमेसी की जीत थी कि वो पूरी रणनीति विफल हो गई। डोकलाम में हम लोगों ने बढ़त दर्ज की, और जिस तरह से वैश्विक परिदृश्य में भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति और साथ साथ जो भारत का एक नॉन अलाइंड मूवमेंट के दौरान जो भारत की जो छवि रही है, एक बार फिर से भारत दुनिया की एक महत्वपूर्ण ताकत बन करके उभरा है। और उसके बाद अगर ऐसे सवाल हैं तो हम लोगों ने भी कई सवाल खड़े किए हैं, रीजनल इम्बैलेंसेस को लेकर के हमारे भी सवाल हैं, लेकिन जो मुकाबला है, जो अपोजिशन
के लीडरशिप के तौर पर कांग्रेस की विफलताएं सामने उजागर हुई हैं, वो कहीं ना कहीं बैकफायर करेगा। और जो दावा है 272 का सोनिया जी का कि हमारे पास वो फिगर है, वो कल एक्सपोज होगा। तो कुल मिलाकर के परसों जो अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कल की पूरी परिस्थितियों का जो मूल्यांकन होगा, वो एक संजीवनी का काम करेगा एनडीए के लिए चुनावी वर्ष। चलिए, तो एनडीए के लिए ये बड़ी एक इवेंट होने वाली संजीवनी के तौर पर, और एनडीए की ये एक अहम घटक शिवसेना भी हमारे साथ है, और पप्पू यादव साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मैं उनके पास जाऊँ, लेकिन उससे पहले चिंटू शेख साहब, एक राय आपसे ले लूँ। आमतौर पर शिवसेना से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो इतनी जल्दी मान जाएगी। इस बार क्या हुआ सर? आप तो बड़े जल्दी से एनडीए के पक्ष में आ गए, तुरंत डिसीजन दे दिया, व्हिप जारी कर दी, तो ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हो गया अचानक से कि नहीं, इस अविश्वास प्रस्ताव पर तो हम सरकार के साथ? हृदय परिवर्तन का सवाल नहीं है अनिल जी। हम बीजेपी के सबसे पुराने मित्र हैं, पिछले 25 साल से हम उनके साथ हैं। हम सत्ता में नहीं थे तभी हम उनके साथ थे, मगर अब अविश्वास प्रस्ताव का जो मौका आया है, हम उनके साथ मंत्रिमंडल में दिल्ली में हैं, महाराष्ट्र में उनके साथ सरकार में हैं। तो इस समय हम उनके साथ हैं। हमने पहले ही ऐलान कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि 2019 का इलेक्शन हम अलग लड़ेंगे। पालघर का इलेक्शन जो हुआ उसमें भी हम अलग लड़े। कोई मुद्दों पर हमारे मतभेद है, मनभेद नहीं है। अमित शाह जी हमारे मातोश्री पे आए थे माननीय उद्धव साहब को मिलने, हम मिले, बातचीत हुई, चर्चा हुई, मगर हमने क्लियर कर दिया है 2019 में हम आपके साथ नहीं हैं। मगर अभी जो अविश्वास प्रस्ताव का जो है वक्त आया है, अब स्थिति ये बोलती है, परिस्थितियां ये बोल रही है कि हम इस बार एनडीए के साथ हम चाहिए, हमें होना चाहिए, क्योंकि हम उनके साथ मंत्रिमंडल में हैं, हम सरकार में हैं। अब हम विरोध में जाएंगे तो अभी जो सरकार काम कर रही है, मोदी जी काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, मगर कोई चीज़ों पे, कोई विकास के मुद्दे पे, जैसे कोकण में, महाराष्ट्र में कोकण इलाका है, वहाँ नानार प्रकल्प है, नानार पावर प्रोजेक्ट आ रहा है, जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, इस पे शिवसेना विरोध में है। वहाँ के किसान, वहाँ की जनता, वहाँ के नागरिकों के साथ शिवसेना है। बुलेट ट्रेन आ रही है, उसके विरोध में है। हमें बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, हम मुंबई वालों को लोकल ट्रेन में सुविधा चाहिए। तो जनता के साथ शिवसेना है। इस मुद्दे पर, इस बात पर हम उनसे मतभेद है। हम ऐसा नहीं कि बीजेपी और मोदी हमारे दुश्मन है, हम सबसे पुराने मित्र पक्ष है। एनडीए के सबसे पुराने, बीजेपी के सबसे पुराने मित्र आप देखेंगे तो शिवसेना है। मगर आज का मुद्दा जो है, आज का मुद्दा हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, 2019 में हम साथ में नहीं रहेंगे। और आज का हमने क्लियर कर दिया। हमारे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने कही। एक्चुअली हमारी तो समझ के बाहर, मैं एक वो लाइन इस पर कहना भी चाहता हूँ कि देखिए, जहां आम आदमियों के क्लियर है, मैंने बता दिया, कोई विकास के मुद्दे पे हम विरोध। जी ठीक बात। तो चिंटू शेख साहब, जहां आम आदमी सोचना बंद करते हैं, वहां से नेताओं की सोच शुरू होती है। आप सोचना शुरू करते तो ये हमारे लिए तो सोचना समझना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए सोच का सवाल नहीं है जी। हम सत्ता में रहकर, हम सरकार में रहकर, सत्ता में रहकर हम इनका विरोध करते हैं ना। ठीक बात। कोई चीज अच्छी करती है उसकी वाहवाही भी करते हैं। ठीक है। अच्छा, और जिसका विरोध करना उसका विरोध करते हैं। ठीक है। इश्यू बेस्ड सपोर्ट है। इकबाल भाई बैठे, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, उनको पूछिए। बिल्कुल, मैं उनके पास जाता हूं। उससे पहले पप्पू यादव साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। मैं उनसे एक बार बात करना चाहता हूँ। वो बिहार के मधुपुरा से सांसद है, जन अधिकार पार्टी के बड़े नेता हैं, 2 दशक से संसद के सदस्य हैं, और खास बात है कि 2015 में वो बेस्ट परफॉर्मिंग सांसद भी रह चुके हैं। सामाजिक कार्यों में काफ़ी गतिविधि करते हैं, आगे रहते हैं। पप्पू यादव साहब, क्या वाकई में जो ओरिजिनल सवाल है वो ये कि देश में इस वक्त ऐसे हालात हैं क्या कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, और जो लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं, विपक्ष, क्या उन्हें ये कॉन्फिडेंस है कि ये पास हो जाएगा? देखिए, किन्हीं को ये कॉन्फिडेंस नहीं है जी। मैं एक बात बहुत ही साफ कहना चाहता हूं कि चुनावी समय है, और जो लगातार 4 सालों में जिन मुद्दों पर आज, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का पीस, प्रोस्पेक्ट। दूसरा मुद्दा है कि क्या 4 सालों में जो बात अभी हमारे शिवसेना के मित्र कह रहे थे जी, सही में इन्होंने कहा कि पुराने मित्र हैं, कश्मीर में भी मित्र थे वो छूट गए, चंद्रबाबू मित्र थे वो छूट गए, नवीन जी मित्र थे वो छूट गए, तेलंगाना मित्र थे वो छूट गए, और नीतीश कुमार जी साथ रह के भी
एक साधारण सा सवाल मैं आपको बताऊं जी। केंद्रीय विश्वविद्यालय की चर्चा उन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने की और एक बार भी चर्चा तक नहीं हुआ, जबकि उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। बार बार नीतीश कुमार जी सेकुलरिज्म की बात करते हैं लगातार। इस बीच में जो बड़े दंगे हुए तलवार बांट करके, आप गंभीरता से देखिएगा गिरिराज जी और अश्विनी चौबे, ये दो व्यक्ति जबकि कंडेम्ड किए हैं, इंटेंशन सही है नीतीश कुमार जी का, लेकिन क्या ये वे सही है कि आप भाजपा की सरकार में भी हैं, आप गठबंधन भी चला रहे हैं, नेतृत्व भी है, और आप सेकुलरिज्म से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं? तो क्या आप अश्विनी चौबे के बेटे ने जिस तरह के हालात पैदा किए थे और गिरिराज जी डेली हालात पैदा करते हैं, क्या आप उनके चुनाव प्रचार में जाएंगे? पप्पू यादव साहब, देखिए इस आज की चर्चा को, ये आज की चर्चा को हम अविश्वास प्रस्ताव पर रखें, ज्यादा सही होगा, क्योंकि ये आपके और बिहार की राजनीति और मैं वही कह रहा हूं जी, जो उसे छोड़कर अविश्वास प्रस्ताव पर रहे सर। नहीं, मैं एक बात आपसे सीधा कहना चाहता हूं। जी सर। नहीं, मैं सीधा कहना चाह रहा हूं जी, जो अविश्वास प्रस्ताव है जिन मुद्दों को लेकर के है, क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों गंभीर हैं? मुद्दे तो कई भरे हैं। देखिए, एक मुद्दा रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर, जो नोटबंदी हुआ, आज जो संस्था है, स्वायत्त संस्था, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जो जज ने जो बात कही, आप एक बात बहुत गंभीरता से सोचिएगा, 15,000 करोड़ रुपया खर्च होता है। पानी का सवाल बहस का मुद्दा है कर्नाटक के लिए, लेकिन लिंगायत, बोकलिंगायत और जिन्ना मुगल ये मुद्दा बन जाता है, वाटर मुद्दा नहीं बनता है। ठीक बात है। विकास मुद्दा इस देश के लिए आप देखिएगा, गुजरात और इस चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, जब एटीएम पर नोट नहीं था और नोटबंदी के समय आप उत्तर प्रदेश का चुनाव कराए, और जिस वक्त कर्नाटक का चुनाव हो रहा था उस वक्त पूरा बैंक खाली हो गई थी, तो फिर 15,000 करोड़ का चुनाव हुआ, 200 करोड़ रुपये एमएलए खरीदने की बात तक चल गई। चलिए मैं एक सवाल करा कर आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये लव जिहाद, ये दीपावली, बकरीद, बैकवर्ड फॉरवर्ड, मैं विपक्ष भी कहना चाहता हूं, ये जात पात की राजनीति करने वाले जो कुछ लोग हैं बिहार में अन्य जगह, क्या वो मॉब लिंचिंग, देखिए सांप्रदायिकता से बड़ा खतरनाक मॉब लिंचिंग हो चुका है। हाँ, ये आजकल का, आप याद रखिएगा, ये आजकल का सांप्रदायिक टॉक ऑफ द टाउन है। बिल्कुल बिल्कुल पप्पू यादव साहब, के बारे में तो पता रहता है कि हमको पर्व में आएगा, किस त्योहार में आएगा, ठीक बात है, लेकिन ये जो मॉब लिंचिंग की भीड़ की जो ठीक बात है, तो आजकल ये टॉपिक हिंदुस्तान में किसी को नहीं है। हाँ, आजकल ये टॉपिक ज्यादा बातचीत में आ रहा है, बिल्कुल बात सही है, और इसलिए शायद फिर आ रहा हूँ। एक मिनट में आपके पास आऊंगा पप्पू यादव साहब। एक मिनट, अभय दुबे साहब को मैं चर्चा में शामिल करना चाहता हूँ। अभय दुबे साहब, अगर एक बार की ऐसा सोचे कि शुक्रवार का दिन आपके लिए बड़ा मंगलमय है और कल कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आपका अविश्वास प्रस्ताव लाना सफल हो जाए, फर्ज करें ऐसा हो जाए, हालांकि ये आप भी दिल में जानते होंगे, बाकी सब लोग भी जानते हैं कि ऐसा होने वाला है नहीं, लेकिन फर्ज करें ऐसा हो जाए, तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा सर? देखिए, देश के लिए नहीं, देखिए, देश के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है, इसलिए बड़ा सफल है कि ये पहला अवसर होगा जब मोदी सरकार की प्रत्यक्ष रूप से पेशी होगी। अब तक तो मोनोलॉग चल रहा था, प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनती ही नहीं थी। राजीव रंजन जी ने जहां से खत किया वहां से प्रारंभ। देखिए, एक मिनट, मोनोलॉग तो देखिए अभय जी, मोनोलॉग तो इसलिए चल रहा था कि संसद में आप लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, विपक्ष हो, आप लोग संसद चलने ही नहीं देते थे। अब आप चलने दे रहे हैं तो बातचीत हो रही है, आप भी अपनी बात रखेंगे, बीजेपी भी रखेगी। अनिल जी, जी सर, अनिल जी आप ये बताइए कि पिछली बार का अविश्वास प्रस्ताव ये कहकर नहीं लाए कि हाउस ऑर्डर में नहीं था, हाउस के डिसरप्शन कौन करता था? भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित कार्यक्रम था वो। तो क्या बात करते हैं आप? हम मोनोलॉग जो कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी का कह रहे हैं। मनमानी बात हुई है 4 साल तक, इस बार देश के दिल की बात हम करना चाहते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि डोकलाम का जिक्र किया, जानते हैं क्या हुआ है?
90,000 सैनिकों का कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2013 में निर्णय लिया था कि हम माउंटेन स्ट्राइक के लिए, क्योंकि चाइना ने डोकलाम में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेब्लिश कर दिया। मेरे सवाल का जवाब दीजिए बगैर एजेंडा के गए और निर्णय ले लिया। नहीं, मेरा एक सिलसिलेवार मैं आपको जी मेरा सुनिए ना, मेरा एक छोटा सा काल्पनिक सवाल है, छोटा सा काल्पनिक सवाल है कि समझिए कल आपके सितारे मेहरबान हो जाएं, आपका अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, मोदी सरकार गिर जाए, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा सर? ये तो थोड़ा बताइए मुझे, क्योंकि हर एक दल को प्रधानमंत्री बनना है। बहुत प्रासंगिक जी, बहुत प्रासंगिक प्रश्न किया जी सर। जी सर, देश का प्रधान फिर आखिर होगा कौन? अनिल जी, समूचे प्रतिपक्ष ने तय किया है कि अब देश का प्रधान होगा वो किसान जो फसलों के दाम मांग रहा है। अब देश का प्रधान होगा वो अबला नारी जो कह रहे कि सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी ना हो। देश का प्रधान होगा वो बेरोजगार युवा जिससे वादा किया था कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे और पकोड़े तलाने के लिए उसको लगा दिया गया। देश का प्रधान होगा वो छोटा व्यापारी जिसको नोटबंदी की मार से तबाह कर दिया गया। एक मिनट, ये माफ कीजिएगा दुबे साहब, माफ कीजिएगा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हो। हालांकि मेरा सवाल काल्पनिक था, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं, शायद इसलिए आप जवाब नहीं दे रहे। लेकिन देखिए, आप विश्वास देखिए, यूपीए की सरकार को याद रखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ने नेतृत्व किया था। अनिल जी, एक अभिनेता की डायलॉग लग रही है, सत्ता ने फिल्मी डायलॉग लग रही है। मुझे बताइए, इनके खुद के राजनीतिक, आपने भी शिवसेना से पूछा था, शिवसेना ठीक बात है, क्या है मैं बताता हूं, क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिमंडल के खिलाफ है। वो मंत्रिमंडल का हिस्सा है, इसलिए बाहर नहीं। ठीक बात है। जफर इस्लाम साहब, क्या इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि अगले चुनावों में प्रधानमंत्री पद के विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी को सदन में पेश किया जाए? क्या ऐसा जो लोग सोच रहे हैं, जो मैसेज पढ़ रहे हैं, वो सही है क्या? जफर इस्लाम साहब, देखिए इनकी कोई भी मंशा हो, इसको एक स्टंट की तरह देख रही है देश की जनता। पॉलिटिकल गिमिक जो बोलते हैं, ये बैकफायर करेगा उनको पूरे तौर से। इसलिए कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है, फंस चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जब जैसे उन्होंने इसका मूव किया, वो फंस गए। देखिए, ये सोच रहे थे ऐसा कि नहीं एक्सेप्ट होगा तो शायद ये उसके बारे में ज्यादा बात कर पाएंगे, लेकिन चूंकि एक्सेप्ट हो गया है तो हमें भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया है कि हम इनकी सब बातें जो अब तक ये नहीं करना चाहते थे सदन में, अब हमें सदन के पटन में बात करने का मौका। अच्छी बात है, और हम अच्छे से उन सब बातों को रख पाएंगे और जो ये नहीं सुनना चाहते हैं और न लोगों को सुनाना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि मुझे मौका मिला। लेकिन जहां तक इनकी बात, आपने एक काल्पनिक सवाल किया, ये घबरा रहे थे जवाब देने में, लेकिन उसी तरह वो कल्पना कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन कहना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि वो भी ख्वाबों की दुनिया में रहना चाहते हैं फिलहाल कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है और इनके सवालों का जवाब देश की जनता, ये तो हर राजनेता का ख्वाब होना भी चाहिए। जफर साहब सवाल करेंगे, उसकी जफर साहब, ये तो देश की जनता दे रही है, इसलिए आज सिमट के ये एक रीजनल पार्टी से भी छोटी हो गया है। आज देखिए ये क्या, आप इनको देखिए कि आरजेडी के साथ ये क्या करेंगे। ये राजनीति में जफर साहब करती है, जफर साहब, ये हालत में ये आपके जितनी ये कल्पना करें कि इनका प्रधानमंत्री होगा तो गलत बात है। आपके जितनी तो मैं राजनीति जानता समझता नहीं, लेकिन एक चीज तो मैं जानता हूं कि राजनीति में अगर आप एम्बिशियस नहीं है, महत्वाकांक्षी नहीं है, तो फिर आपका करियर खत्म। और शायद ये हर राजनेता के दिल में कहीं कहीं ख्वाहिश तो होती होगी, मैं भी कभी प्रधानमंत्री बनूं। लेकिन एक बात राजीव राय साहब आपसे लेना चाहता हूं, एक बात राजीव राय साहब आपसे लेना चाहता हूं। कांग्रेस कल राहुल गांधी को अगले चुनाव में विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के तौर पर पेश करने की डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोशिश करेगी। क्या समाजवादी पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं? चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? देखिए अनिल साहब जी, मेरी आदत नहीं है कि काल्पनिक सवालों का मैं काल्पनिक जवाब दूं। अगर ऐसे हालात पैदा ही हो जाए कि वो मेरे जीने, चलिए तो मैं सीधा ही सवाल पूछ लेता हूँ, सीधा ही सवाल पूछ लेता हूँ राजीव राय साहब, फिर सीधा ही सवाल पूछ लेता हूँ। क्या अगले चुनाव में आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे रख के विपक्ष में एक साथ चुनाव लड़ने को क्या आप तैयार है? ये मेरा सीधा सवाल है, चलिए काल्पनिक है ही।
मैंने जो बात बोला शायद उस पर ध्यान नहीं दिया। जी सर ऐसे हालात पैदा होते हैं जब देश को ये लगे जी कि मेरे जीने के सारे असबाब ले गया, मेरे दामन में जलता हुआ ख्वाब दे गया। तो जब ऐसा जलता हुआ ख्वाब देश की जनता के दामन में होगा और राजनीतिक पार्टियों के दामन में होगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी प्रधानमंत्री, विपक्ष में एक नहीं कई चेहरे प्रधानमंत्री बनेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से नहीं कहेगा कि मुझे 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। वो प्रधानमंत्री कभी नहीं कहेगा कि कबीर दास जी, गुरु नानक और गोरखनाथ एक साथ पैदा हुए थे। वो प्रधानमंत्री हमारे बच्चों को कभी नहीं सिखाएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दयानंद सरस्वती एक साथ बैठे थे। बहुत सारी लंबी लिस्ट है अनिल साहब। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस भ्रम में न रहे कि दूसरा कोई चेहरा नहीं है। 2004 में भी कोई चेहरा नहीं था, प्रधानमंत्री भी बने या 10 साल बने, हम लोग ने बहुत आलोचना की, लेकिन अब भी लगता है कि मनमोहन सिंह कभी बिन बुलाए जाकर पाकिस्तान में केक नहीं काटे, बिरयानी नहीं खाए और वो समर्पण नहीं किए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। हमारे नहीं, कांग्रेस के नहीं, विपक्षी पार्टियों के नहीं, सरकार के आंकड़े बताते हैं 30% बच्चों का अपहरण, महिलाओं के अपराध, लिंचिंग। एक समय कोई, मैंने शुरू में बोला था, एक पैरामीटर हो जहां हमको खुश कर सके। चलिए परफेक्ट, आपने अपनी बात रखी। मैं पप्पू यादव साहब भी बात करना चाहते हैं, चिंटू शेख साहब भी कहना चाहते हैं। मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं, उससे पहले जो आज हमने देश की जनता से सवाल पूछा था, पहले वो ले लेता हूं और उस पर क्या रेस्पॉन्स आया है हिंदुस्तान की जनता का, वो मैं आपके सामने रख दूं। हमने सवाल ये पूछा था, क्या अविश्वास प्रस्ताव लाना संसद और देश के समय की बर्बादी है? ये हमारा सवाल था और देश की जनता में 89% लोग, 89% लोग मानते हैं जी हाँ, इस वक्त अविश्वास प्रस्ताव लाना ठीक नहीं है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। 11% मानते हैं जी नहीं, ये अविश्वास प्रस्ताव लाना ठीक था। मैं ये कह रहा हूँ, देश की जनता का मतलब वो है जिन लोगों ने इस सवाल के जवाब में हमें वोट किया है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं। देश की जनता का भी हमें थोड़ा कहीं न कहीं रुझान मिल रहा है कि वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं। राहुल देव साहब से फिर से शुरुआत करता हूं। राहुल देव साहब, क्या हासिल होगा विपक्ष को इस अविश्वास प्रस्ताव को लाकर? क्योंकि 3 घंटे 33 मिनट तो भारतीय जनता पार्टी बोलेगी, मोदी जी बोलेंगे, और जब वो बोलेंगे तो ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बोलने में, बात को रखने में शायद ही विपक्ष में कोई उनका मुकाबला कर पाए। तो ऐसे में विपक्ष हासिल क्या कर पाएगा इससे? देखिए, विपक्ष काफी चीजें हासिल करेगा अपने तई। उसको एक बड़ा व्यवस्थित मौका मिल रहा है जब पूरा सदन, पूरा देश उसको सुनेगा। और ये बात हम ये विश्वास कर सकते हैं कि कल कम से कम 4-5 बहुत अच्छे भाषण पक्ष और विपक्ष दोनों से लोगों को सुनने को मिलेंगे। जी, कि किसको कितना समय मिलता है वो तो एक संख्या का सवाल है। तो विपक्ष को अपने सारे मुद्दे इस सदन के माध्यम से देश के सामने रखने का मौका मिलेगा। उसको पूरी सरकार की अपनी दृष्टि से समीक्षा का मौका मिलेगा। उसको सरकार को घेरने का मौका मिलेगा। जिन जिन बिंदुओं को वो आलोचना योग्य समझता है और समझता है कि सरकार ने ठीक काम नहीं किया है, उनको लोगों के सामने एक बड़े व्यवस्थित तरीके से काम रखने का मौका मिलेगा। तो ये अपने आप में ही एक उपलब्धि है और ये होना भी चाहिए। तो कभी भी किसी भी सरकार को अपनी समीक्षा से और आलोचना से डरना नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूं कि एक गंभीर किस्म की आलोचना सरकार की करने का मौका विपक्ष को अपनी संपूर्णता में मिलेगा। जी, अगर आप देखेंगे कि सब पार्टियां, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हैं, जो ला रही हैं, वो अपनी अपनी दृष्टि से और अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से अपनी बातें रखेंगी। परफेक्ट। तो अब ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी बहस होगी। इसको हम सिर्फ किस पार्टी को कितना फायदा होगा इस रूप में इसको नहीं देखना चाहिए। ठीक बात है। शिवसेना से अगला सवाल, चिंटू शेख साहब, 14 मिनट मिलेंगे कल आपको संसद में। उन 14 मिनट में आपका एजेंडा क्या है सर? क्या 1 या 2 बड़ी बात आप रखने वाले हैं? जाहिर सी बात है, आपने जो इरादे जताए, कुछ चीजें तो आप सरकार के पक्ष में बोलेंगे, वोट कर रहे हैं तो, और कुछ चीजें विपक्ष में भी बोलेंगे। तो मुझे सिर्फ 2 बात जाननी है आपसे। एक ऐसी बात जो आप पक्ष में बोलेंगे सबसे बड़ी, और एक ऐसी बात जो विपक्ष में बोलेंगे। देखिए, ये हमारे सांसद जो 18 सांसद है जी, वो बात करेंगे, पक्ष प्रमुख उद्धव साहब जो बताएंगे वो बात करेंगे। मगर इस बार मुझे विपक्ष के लिए एक गाना याद आ रहा है।
मुझे गाना याद आ रहा है, मैं बैठे बैठे वही गुनगुना रहा था जी। कि विपक्ष सुबह जाकर एक गाना गाना बहुत जरूरी है। हम तो 14 मिनट में हमारा पक्ष बोलेंगे, जो हमारे पक्ष प्रमुख बोलेंगे हमारे सांसदों को वो तो बोलेंगे। तो जरा पंक्तियां सुनाए सर उस गाने की। सरकार के हित में बोलेंगे क्योंकि हम लोग सरकार में हैं। तो वो जरा आप गाना गाना चाहिए, दुबे जी ने, खास करके दुबे जी ने गाना सुनना चाहिए। तो इतना आप गुनगुना रहे हैं तो 2 लाइन गुनगुनाई दीजिए सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अच्छा, वो एक दिन कल है या नहीं? उम्मीद करता हूं कि आप कामयाब हो। जी अच्छा, ये वो एक दिन कल है या नहीं? ये पता चलेगा, ये कल पता चलेगा। जी पप्पू यादव साहब, क्या वो दिन पता चल जाएगा? जी पप्पू यादव साहब, क्या कल वो दिन? जी पप्पू यादव साहब, क्या कल वो दिन हो सकता है विपक्ष के लिए? पप्पू यादव साहब से राय लेना चाहता हूँ। देश गाएगा चिंटू जी, प्रतिपक्ष की आवाज में देश गाएगा। एक बात मैं बता दूं, ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ। ठीक बात, एक मिनट पप्पू यादव साहब। अविश्वास प्रस्ताव सरकार जाने या सरकार, यह अविश्वास प्रस्ताव सरकार गिराने या सरकार जाने और आने का नहीं है, किसी के प्रधानमंत्री बनने और जाने का नहीं है। ठीक है, यह अविश्वास प्रस्ताव इस देश के 130 करोड़ लोगों के जीवन के निर्माण से जुड़ा सवाल है। ठीक बात, युवाओं के रोजगार से जुड़ा सवाल है। स्विस बैंक में डबल पैसा कहां से आया? इस वाटर कंप्लीट समाप्त हो रहा है जिस पर कोई चर्चा नहीं है। किसान की स्थिति बदतर हो रही है, उस पर चर्चा नहीं है। मॉब लिंचिंग लगातार, सुप्रीम कोर्ट गहरी चिंता की है। एसटी एससी रिजर्वेशन को जिस तरीके से लगातार एक जज साहब ने जिस तरीके से 2-2 निर्णय दिए और वो बाद में चेयरमैन बन गए। एक तो एसटी एससी में इंटरवेन बन करके एक कई मुद्दों को उन्होंने किया, मैं उस पर आलोचना नहीं कर रहा हूं। अभी एक प्रमोशन के सवाल पर कई सारी चीजें आई। अब एजुकेशन की 4 संस्था है, जेएनयू, डीयू, आपको एएमयू, ऐसी बड़ी बड़ी संस्था आज समाप्त होने के कगार पर जा रही है। यहाँ मुद्दे बने हुए। हेलो, लगता है उनसे हमारा संपर्क छूट गया, लेकिन मैं एक बार हम फिर से पप्पू यादव साहब से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक एक बार मैं तब तक राजीव रंजन साहब के पास जाना चाहता हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए पप्पू जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी बोलिए सर। हाँ, मैं कह रहा था कि आप बड़ी बड़ी संस्था, मैंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जज ने चिंता जाहिर की। आप रिजर्व बैंक गवर्नर जो काम करते हैं हमको करना पड़ा। स्विस बैंक से पैसा नहीं लाए, लेकिन ये बात तो आप कह चुके हैं, ये तो कह चुके हैं। और जो हालात है आज इस देश जी, और आज जो हालात है देश के जी, उसमें आप देखिएगा जो जैसे विपक्ष भ्रष्टाचार की बात करता है, लेकिन लालू यादव जी से समझौता किया हुआ है। अब विपक्ष क्या कहेगी? मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार सब एक बड़ा मुद्दा है, मॉब लिंचिंग उससे बड़ा मुद्दा है। ठीक बात, लेकिन कास्टिज्म थोड़ा कम मुद्दा नहीं है इस दुनिया में। ठीक बात है, आज सारी संस्थाएं गहरी चिंता कर रही है। बिल्कुल, आप ठीक बात है पप्पू यादव साहब, आपने अपनी बात बखूबी रखी। मानता हूं कि सत्ता पक्ष ने, आप दोनों तरफ की पार्टियों को सही आईना दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। मैं एक बार राजीव रंजन साहब से भी राय ले लूं, उनसे काफी देर से मैं उन तक पहुंच नहीं पाया हूं। राजीव रंजन साहब देखिए, मैं सिंपल चीज समझना चाहता हूं कि क्या संसद की कार्रवाई और संसद में बहस ये बिना अविश्वास प्रस्ताव लाए नहीं हो सकती थी क्या? क्योंकि जिस तरह से संसद के तमाम सत्र ऐसे ही हंगामे की भेंट चढ़ गए। चलिए, हम तो देश की जनता, आम नागरिक जो है वो इस बात में ही खुश है, चलिए इसी बहाने संसद तो चलेगी, बातचीत तो होगी, आप लोग आपस में बात रखेंगे, अपने पक्ष विपक्ष रखेंगे, चलेगी। तो क्या पूरे अविश्वास प्रस्ताव में सिर्फ यही एक अचीवमेंट होगा कि बातचीत हो रही है और संसद चल रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, आपके सवाल का जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन मुझे 30 सेकंड जरूर पप्पू जी के कुछ जो तथ्य उन्होंने रखे उसका जवाब भी मैं दूंगा। जरूर। पहली बात तो ये है कि निश्चित तौर पर जो एक गलती कांग्रेस और विपक्ष से हुई है उसका लाभ कल सत्तारूढ़ जो पक्ष है उसको मिलेगा। उसकी वजह ये है कि आपसे जनता ये जरूर जानना चाहेगी आने वाले समय में कि आपने 4 वर्ष तक इंतजार इन मुद्दों पर क्यों किया।
जो सवाल कल आप खड़े करेंगे उसके लिए क्यों नहीं आपने पहले पहल की, जिससे उसमें कई करेक्टिव मेजर्स सत्तारूढ़ गठबंधन ले सकती थी। तो आपने उस मंच को केवल प्रभावित करने का काम किया, हंगामा करके बार बार सत्र को प्रभावित करने का काम किया, और जो अब तक का इतिहास आपने रचा है, इस संसद के समय के दुरुपयोग का इतिहास विपक्ष ने रचने का काम किया, पहली बात। दूसरी बात, ये पप्पू जी ने नीतीश कुमार जी पर कुछ सवाल खड़े किए। पप्पू जी ने जो कुछ भी अपना गढ़ा है, अपने बल पर उन्होंने गढ़ा और एक अनुभवी राजनेता है, लेकिन नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली है, अगर एनडीए में पहले का भी अगर दौर याद कर लें तो नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस था। हम एनडीए के साथ रहे और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के और सुशासन को लेकर के जो हमारा संकल्प है वो उस समय भी बरकरार था, और साथ साथ हम लोग नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस में आर्टिकल 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम जन्मभूमि जैसे जो सवाल थे, ठीक है, उस पर हमारी असहमति का सम्मान उस समय भी एनडीए करती थी। और आज भी कई ऐसे सवाल हैं, नीतीश कुमार जी ने सीधा कहा है कि वो अपराध, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते हैं। तो ये संदेश तमाम लोगों के लिए है। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पप्पू जी नहीं है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। ठीक बात। और अब जो पार्टी के स्टैंड का सवाल है, हम ये मानते हैं कि विपक्ष की जो जिम्मेवारी थी, विपक्ष की जो भूमिका थी, उसका निर्वहन अपोजिशन नहीं कर पाया, और एक अनजाने में एक बड़ा अवसर आपने हम लोगों को अपनी क्षमता को साबित करने का दिया, अपने 4 वर्षों के उपलब्धियों को देश के सामने एक बार फिर से रखने का अवसर दिया, और इसका परिणाम तय है। तो निश्चित तौर पर जो परसों इसको ग्लोरीफाई करेगी मीडिया, जिस तरीके से ये सारे तथ्य सामने आएंगे, तो ये आने वाले 5-6 महीने जो चुनाव के बचे हैं उसमें विपक्ष की कठिनाइयां और बढ़ जाएंगी। परफेक्ट। तो चलिए, ये है आज की चर्चा, और इस चर्चा में आगे बढ़े उसके पहले हम हर रोज कार्यक्रम के अंत में 2 अवार्ड देते हैं। एक अवार्ड तो होता है हमारा डायलॉग ऑफ द डे का, और दूसरा अवार्ड होता है मैन ऑफ द मैच का। तो आज हम आपको पहले वो डायलॉग सुना दें जो इस अवार्ड के हकदार है। तो 2 डायलॉग आप पहले सुनिए, एक है अभय दुबे जी का और दूसरा है राजीव राय साहब का। आइए सुनिए। बीते 4 साल में देश के विश्वास में विष का वास घोल दिया है मोदी जी की सरकार ने। उम्मीदें उन्माद में बदल गई, आशाएं अतिवाद में बदल गया। अपेक्षाओं के वास्तविकता के धरातल को अगर आप देखेंगे तो वो अवसाद में तब्दील हो गया है। तो अभय दुबे साहब, आपको बहुत बहुत बधाई डायलॉग ऑफ द डे की। राजीव राय साहब ने भी एक जो डायलॉग दिया वो भी मेरे पास आ रहा है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में सुनाने वाला हूं, और उसके बाद मैन ऑफ द मैच भी देने वाला हूं। लेकिन वो मैं आपको सुनाऊं दोनों ही, उससे पहले एक बार आज की बहस का सॉल्यूशन आपके सामने रखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं एक बात की बधाई आप सब वक्ताओं को, प्रवक्ताओं को देना चाहता हूं कि पूरी तरह से किसी राजनीति के विषय पर यह मैंने पहली बार चर्चा की है, क्योंकि देश की बात में आमतौर पर मैं उन मुद्दों को छूता हूं जो वाकई में देश से किसी न किसी समस्या से किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं और थोड़े राजनीति से हटकर होते हैं। तो मैं भी ये सोच रहा था कि आज तमाम राजनेताओं के बीच में मैं क्या कुछ कर पाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने वाकई में बहुत अच्छे तरीके से आज की इस बहस में भाग लिया, अपनी बातें रखी और बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक एक करके आपने ये बात रखी। तो हम आज के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें, और सॉल्यूशन में ये है कि बात ये निकल कर आ रही कि संविधान में सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, ये कहा गया है। और अगर कांग्रेस को ये लगता है कि देश के हालात ऐसे हैं जिसमें कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए तो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, उसे इस बात को लेकर जनता के बीच जाना भी चाहिए। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी, जफर इस्लाम साहब ने भी ये बेहद साफ किया कि वो इसका स्वागत करते हैं। तो जब 2 बड़े राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक बड़ी बात को खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं, तो फिर देश की जनता को भी इस बहस को देखना चाहिए और उसके बाद उन्हें अपना निर्णय करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन हाँ, संसद चलनी चाहिए, बात होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, जो कि शायद कल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आइए आगे बढ़े, उससे पहले एक और डायलॉग ऑफ द डे वो राजीव राय साहब का है। राजीव राय साहब, आप भी सुनिएगा और आप सब भी। ऐसे हालात पैदा होते हैं जब देश को ये लगे
कि मेरे जीने के सारे असबाब ले गया, मेरे दामन में जलता हुआ ख्वाब दे गया। तो जब ऐसा जलता हुआ ख्वाब देश की जनता के दामन में होगा और राजनीतिक पार्टियों के दामन में होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस भ्रम में न रहे कि दूसरा कोई चेहरा। बेहद सफाई से राजीव राय साहब आपने बात रखी और बहुत अच्छे तरीके से रखी। आपको बहुत बहुत बधाई डायलॉग ऑफ द डे की। और आज मैन ऑफ द मैच इंटरेस्टिंगली ये अवार्ड लेकर जा रहे हैं चिंटू शेख साहब। चिंटू जी आपको बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह से आपने पक्ष और विपक्ष दोनों को एक साथ रहकर साधने की कोशिश की है और जो अपनी मधुर आवाज में वो गाना सुनाया जो गाना हर पार्टी गाना चाहती है, हम होंगे कामयाब। तो आपको आज मैन ऑफ द मैच के अवार्ड की बहुत बहुत बधाई। और देश की बात के बाद अब बात है कमाई की। जी हाँ, जी बिजनेस है बिजनेस चैनल, तो आपको जाने से पहले एक कमाई की बात भी बता दी जाए। हर एक कर्मचारी हर साल 1.5 लाख रुपए तक का वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड देता है, यानी कि वो अपनी सैलरी में से पीएफ में 1.5 लाख रुपए तक का पैसा कटवा सकता है। उस पर जो ब्याज मिलता है 8.65% उस पर टैक्स में छूट मिलती है। तो ये है आपके लिए कमाई की बात। अगर आप काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, तो आप पीएफ में अपनी सैलरी में से पैसा कटवा सकते हैं। तो थी ये देश की बात, लेकिन और कमाई की बात भी, कमाई की बात खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है। और हर रोज सुबह शुरू होती है 8 बजे से जी बिजनेस के साथ कमाई की बात, और रोज रात को 8 से 9 देश की बात। और हर रोज की तरह रहेगी कल नजरें, इसमें कोई डाउट नहीं कि कल किस तरह से संसद में क्या कुछ होता है। लेकिन जाने से पहले 2 लाइनें मैं पहले पढ़ दूं और उसके बाद आपको बताऊं कि देखिए कल जो भी हो, खेलने वाले तो बस 10-20 शतरंजी रहे, यानी कि खेलने वाले तो बस 10 या 20 शतरंजी रहे, देखने वालों को यानी कि आप और हम शह मातों पे शह मातें मिली, हर वक्त मिली। ये कहना है करम हैदराबादी साहब का। तो चलिए करें कार्यक्रम को समाप्त, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह जाने से पहले एक सलाम, एक सैल्यूट उन तमाम देश के सैनिकों के नाम जो सरहद पर खड़े होकर 24 घंटे देश की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर। आइए उनके लिए एक सलाम। जय हिंद, शुभ रात्रि, नमस्कार।